बायजूस के केस में वी वर द फर्स्ट वन हु फाइल्ड एन एफआईआर ऑन द ओनर एट अ टाइम व्हेन ही वाज अ मल्टी बिलियनर। बच्चों के डेटा लीक किए जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में बात किया, सो व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दैट इन इंडिया? एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल? लाई डिटेक्टर्स और बाकी जो सारी चीज़ें होती है यूज़ करने जैसी, उनका फंडामेंटल रूल होता है हार्ट रेट के हिसाब से काम करें। अब क्रिमिनल और जो टेररिस्ट है उसकी तो हार्ट रेट चेंज होने ही नहीं वाली, क्योंकि वो तो प्रोफेशनली क्रिमिनल है। Accused है, not even criminals, who are finding a safe haven in countries like Canada or in Dubai. गैंग्स हो वो बुरी तरह खालिस्तानियों के पीछे पड़ी हुई है। इस समय एक सिचुएशन ये आ गया था कि खालिस्तानी वर्सेस बिश्नोई गैंग हो गया था। इस हद तक हो गया था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी बिश्नोई गैंग का रेफरेंस वहाँ पे रखा। ब्रिटिशर्स हैव नो शेम कि वो लोग इंडिया में आए, लूटा पीटा, सब कुछ किया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जब उनके साथ हो रहा है वहाँ पे, नाउ दे आर बीन रिफर्ड एज राइट विंग। अक्यूज जो दिल्ली ब्लास्ट के उसमें आए डॉक्टर्स, सारे प्रोफेशनल्स है। सो हाउ आर दे गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन? वेस्टर्न वर्ल्ड में इस समय इतना खतरनाक राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग वाला सिचुएशन आ गया है, क्योंकि लेफ्ट विंग ने हर चीज़ ह्यूमन राइट्स के नाम पे अपना सिचुएशन पुटअप किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा हुआ था, बट हिंदुस्तान तो कभी क्रिएट ही नहीं हुआ। आपका असेसमेंट क्या है फ्रॉम द विजय मल्ल्या एपिसोड एंड रिसेंटली द पॉडकास्ट? Just because he is referring on that podcast that the failure of a business is the failure of the owner, so that itself is called crime. Creating such a case कि 30 पुलिस वाले एक औरत को नहीं संभाल पाए, everything was a fake. The original situation was कि वो जो ऑफिसर था वो इस लड़की की वीडियो बना रहा था बॉडी पार्ट्स के। अच्छा। इसने देख लिया, इसने वहाँ पे मोबाइल को चेक किया, उसमें फुटेजेस थे। स्नेहिल, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आ रहे हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल, कब आपको ये एहसास हुआ कि ये जो फील्ड है क्रिमिनोलॉजी, इसमें आना है, क्रिमिनल्स के दिमाग के अंदर झांकना है? इसको तो अभी 2 डेकेड से ज़्यादा हो चुके अभी तो ये सवाल को, बट एक चीज़ मेरी कंफर्म थी कि मुझे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना, बिकॉज माई फैमिली इज़ फुल ऑफ इट। तो वो नहीं बनना था, उसके लिए मैंने पहले ढूंढा था डिफेंस मैनेजमेंट का कोर्स। अच्छा। जो बस साउथ में था, पर वो मैं तभी सिंगापुर में पढ़ रहा था, तो इसके लिए वापस से इंडिया आना फिजिबल नहीं ठीक लगा। देन आई स्विच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सोच के कि डिप्लोमेट बनूंगा। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली यूनाइटेड नेशन जाने की। तो वहाँ पे जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में जो मैंने माहौल देखा मुझे पसंद नहीं आया। ये मैं डिग्री कर रहा था लंदन से। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑप्शन होता है कि यू कैन चेंज योर कोर्स इन मिडल ऑफ द ईयर एज वेल। सो दैट्स व्हेन आई स्विच टू क्रिमिनोलॉजी, बिकॉज दैट वाज अ डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो फिर मैंने ऑनर्स इन क्रिमिनोलॉजी यूके से फिर मैंने कंप्लीट की। तो शुरुआत तो वो एक कोइंसिडेंस से हुई थी। इंडिया में तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडिया में अभी बस 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ है। मैंने कंपनी जो फॉर्म की थी लंदन में क्राइमोफोबिया नाम से, वो अभी ऑलमोस्ट 17 ईयर्स होने को आ रहे हैं। तो तब से लेके अब तक क्राइम एजुकेशन के सेशंस मैंने इंडिया भर में कांस्टेबल से लेके हाई प्रोफाइल डीजी लेवल तक हर इंडस्ट्री में सेगमेंट्स दिए हैं मैंने एजुकेशन के हिसाब से इन क्राइम डिसिप्लिन। उसके बाद मुझे एग्जाम्पल शो करके कि क्रिमिनोलॉजी इज़ वेरी मच वर्केबल इन इंडिया एंड वेस्टर्न टेक्निक्स कैन बी combined with Indian routine,
That's when the government and many other private institutes, they started the courses and degrees related to crime and criminology. इंटीग्रेट करने के लिए। हाँ जी। तो मुझे तो अभी हो चुके अभी ऑलमोस्ट 2 डेकेड 20 साल से ज़्यादा हो चुके। ये आपके सवाल को तभी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी फैमिली के साथ, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या, कि क्राइम की डिग्री कर रहे हैं। तो किसी को मूड आया घर पे बोलने का कि स्पाई बनने के लिए डिग्री कर रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है कि क्रिमिनल बनने की डिग्री कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, बट देन व्हेन यू नो समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन प्रिडिक्ट दैट इट विल बी रिक्वायर्ड, सो दैट वाज द मेन रीज़न। आपको अपना पहला केस याद है? मेरा पहला केस इंडिया में जब मैं शिफ्ट हुआ था वो जुहू का था। किसी की प्रॉपर्टी कब्ज़ा हुई थी, और उसमें सिचुएशंस बहुत सारी थी जिसको डीकोड करना था। देयर वर लॉट ऑफ सुपरनैचुरल सिनेरियोज आल्सो अटैच्ड टू दैट बंगलो। तो वो मेरा केस था, बट प्राइमरीली आई स्टार्टेड हैंडलिंग केसेस ऑफ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स रेफरेंस के थ्रू। मेनली जो पहले से फंसे हुए थे, एंड आई हैव अ स्ट्रिक्ट रूल दैट आई टेक केसेस ऑफ ओनली विक्टिम्स। अच्छा। तो अगर वो विक्टिम नहीं है तो मैं केस नहीं टच करता। तो जितने भी फैमिली फ्रेंड्स में विक्टिम्स थे, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद फिर जब प्राइवेट केसेस लेना शुरू किए, तो ये पहला केस था जो जुहू का रिलेटेड था, एक बंगले का। नाम उसको दिया हुआ था गोस्ट हाउस। अब कोई ढूंढने जाएगा तो मिलेगा नहीं, बिकॉज इट्स बीन कवर्ड अंडर लॉट ऑफ। अभी भी है? नहीं, अभी तो शायद वो नॉर्मल हो चुका है, बट उस घर में अभी भी कोई रह नहीं पाया। तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। एक बिल्डर ने फिर उसको कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसके बाद वो जेल में भी चला गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसका हिस्ट्री एक टाइप का था। तो वो जब हिस्ट्री को डिग अप किया और पेपर वर्क जब देखे, तो जो वहाँ पे रहा वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। उल्टा एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल डॉक्टर ने भी अपना वहाँ पे क्लिनिक शुरू किया था, एंड शी मेस्ड इट अप बिग टाइम, क्योंकि कुछ उसने रिसर्च भी की थी। वो सारे रिसर्च के पेपर्स भी चोरी हो गए वहाँ से जब बिल्डर कब्ज़ा कर रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल केस था, बट इट हैड टू बी डिकोडेड बिकॉज इट हैड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 10-20 पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो ये केसेस स्टडी करने के लिए आपको ये केसेस रेफ़र किए जाते हैं कोर्ट से या फिर पुलिस से? केसेस मिलते कहाँ से बाद में, जब अपने ये तो पहली बार अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो उनके केसेस हैंडल किए, बट जनरली थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस केसेस कैसे मिलते हैं आपको स्टडी करने के लिए? Usually it is always a scenario which initially was part of my marketing tool, but eventually that became the primary principle as well of my methodology of accepting cases. कि जब आप सबसे तंग आ चुके हो तब आप मुझे कांटेक्ट करना। अच्छा। विच इज़ बेसिकली आप तंग आ गए हो कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, लॉयर्स, कोर्ट, मीडिया, पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड गूंस या एक्टिविस्ट या जो और भी कोई हो, सबसे अब तंग आ चुके हो, नहीं सोल्यूशन हो पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, केस या तो शुरू नहीं हो पा रहा या फंसा हुआ है कई सालों से और आगे क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा। दैट्स व्हेन यू कॉन्टैक्ट मी। अच्छा। So I am like a last resort, and we have a no negotiable situation. So just the way you approach a surgeon, you have made up your mind कि हाँ अब बॉडी कटेगी और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसमें सर्जन बाहर निकालेगा। एनएसजी कमांडोज या किसी भी कमांडोज को आपने बुलाया है तो उनके पास सिंपल मैंडेट है कि मीडिएशन या नेगोशिएशन नहीं होने वाली है, शूट टू किल ही होने वाली है। तो उसी प्रोस्पेक्टिव में जब आप कन्विंस हो चुके हो कि आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड काम चाहिए है, दैट्स व्हेन यू कम टू मी। आई कैन नॉट स्ट्रेच केसेस फॉर लॉन्ग बिकॉज मेरी पेशेंस लेवल कम है। तो मैंने अपनी कुछ वीकनेसेस को भी अपनी मेथडोलॉजी बनाई है। अच्छा। कि मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं होती कि मैं इतना एक केस को सालों साल तक खींच सकूं।
तो यूजुअली मेरे पास जब केस आते हैं मैं उसको एक एवरेज 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम रखता हूँ एंड आई मेक श्योर दैट द विक्टिम इज ऑल्सो ट्रेंड इनफ कि वो वापस से फेस ना करे. तो आई यूजुअली डोंट हैव रेपिटेशन ऑफ द सेम क्लाइंट, क्योंकि जब तक मैंने उसका इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसको मैंने क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग भी दे दी है ताकि अगली बार वो खुद भी हैंडल और टैकल कर सकते और अपने पूरे फैमिली को भी मैनेज कर सके. सो दैट इज़ हाउ आई हैंडल केसेस. तो आपने इतना स्टडी किया है, एक नॉर्मल इंसान और एक क्रिमिनल, उसके थॉट पैटर्न्स या फिर ब्रेन में क्या फ़र्क होता है? तो यूजुअली जब भी मेरे पास कोई भी स्टूडेंट भी आता है या कोई भी इन जनरल केसेस होते हैं, मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी आर कम्प्लीटली डिफरेंट. यू कैन नॉट मिक्स देम अप. तो भले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या साइकेट्रिस्ट के पास जाओ या क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी के पास भी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, आजकल बहुत सारे टर्म्स आ चुके हैं. क्रिमिनल्स को हैंडल करना, यू हैव टू हैंडल देम विथ conversations, interrogations based on their understanding level. lie detectors और बाकी जो सारी चीज़ें होती है यूज़ करने जैसी, उनका फंडामेंटल रूल होता है हार्ट रेट के हिसाब से काम करें. अब क्रिमिनल और जो टेररिस्ट है उसकी तो हार्ट रेट चेंज होने ही नहीं वाली, क्योंकि वो तो प्रोफेशनली क्रिमिनल है. तो झूठ बोलना उसका प्रोफेशन ही है. तो उसको पता है कि कहाँ पे उसकी हार्ट रेट ऊपर नीचे होती है. तो इस वजह से कहीं सारे केसेस में वो कभी यूज़ नहीं किया जाता. तो हमारा फोकस एरिया भी वही है, बट प्राइमरीली इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी. यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली गेट इनटू समथिंग कि हाँ चलो मैंने इसकी फेस रीडिंग कर ली, उसका क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कर लिया. उस ढंग से नहीं होता है. लॉट ऑफ पैरामीटर्स टू इट. And you need to have at least the basic of the basic knowledge about that criminal or that individual's professional background, family background and personal background. Otherwise you cannot decode the crime. तो इसलिए जब हमने पढ़ाई की या जब हम स्टूडेंट थे, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में I have done multiple internships. जब भी वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था किसी के दिमाग में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर तक मैं कॉन्स्टेंटली 40-50 अलग अलग प्रोफेशंस में मैंने काम किया. सो दैट आई हैव एटलीस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज. You can connect the dots. Not just connect the dots, but at least if you don't have those basic words, basic jargons, terminologies जो वो यूज़ करते हैं, तो वो आपको आंसर ही नहीं करेगा. वो क्रिमिनल आपको बोलेगा पहले जाओ सीख के आओ. मैं अगर आंसर भी देना चाहता हूँ तो मैं आंसर दूँ क्या जब आपको समझ में ही नहीं आएगा. सो फॉर डिटेल्ड एक्टिविटी फॉर द सेम सिचुएशन वी हैव बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स who are basically subject experts. So in every professional sector we have a professional who is either from a defense background or a policing background or hotel, construction, fashion, जो industries हो सकती है, हर industry में हमारा एक subject expert है who we call them as board of advisors. तो बेसिक से लेके डिटेल्ड टेक्निकल नॉलेज की जो चीज़ें होती है वो सब हम कवर करते हैं. तो आप जब स्टडी करते हो एक क्रिमिनल को, तो आपके पास टूल्स क्या पहले से होते हैं? मान लो उसका इंटरोगेशन हो गया है, पुलिस इंटरोगेशन, तो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आपको पहले से मिलती है या फिर उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग आपको कुछ मिलते हैं पहले से? एक चीज़ वहाँ से पहले आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा. ओरल इन्फॉर्मेशन, रिटन इन्फॉर्मेशन एंड ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन, दे ऑल डिफरेंट. तो वो तीनों चीज़ें चेक करनी ही पड़ती है, भले किसी ने किया भी हो. फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि पुलिस ने कुछ पहले से किया हुआ इंटरोगेशन, तो उनको उसको पेपर में लिखना होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि ये ऑब्जर्वेशन है, हमने उनकी वो ऑब्जर्वेशन है. पर उनकी ऑब्जर्वेशन हमें टैली करनी है कि वो है भी या नहीं है. तो बेसिकली क्या होता है कि भले लॉयर हो या पुलिस हो या मीडिया हो या कोई और इंसान क्यों ना हो, देयर रिपोर्ट्स आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट.
we work as per subject experts. So expert reports or expert opinions, that is still been accepted by the court. Others are also put to scrutiny. We are also put to scrutiny वैसे to prove the evidence and witness. credible witness. बट हम जिस ढंग से हम आंसर्स तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, इट इज़ मोर फोकस्ड. तो दैट मेक्स इट ईजियर फॉर द कोर्ट एंड फॉर पुलिस एंड अदर्स कि करना क्या है इस मैटर में. तो वहाँ से चीज़ें शुरू होती है. कौन से ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आपने हैंडल किया है इंडिया में? जब भी कोई मेरे को ऐसा सवाल पूछता है, मैं पूछता हूँ कि आप अपना इंडस्ट्री बताओ, उस इंडस्ट्री के हिसाब से हम आंसर दे देंगे. मतलब आपने सारे इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई होता है. तो जो इंडस्ट्री आपको पसंद है, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन इंटेलेक्ट. आपको आपके इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से वो केस समझ में अच्छे से आएगा. तो आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा इंडस्ट्री पसंद है, तो मैं वो इंस्टेंटली वो एक केस सोच के या जो भी पहले दिन कॉर्पोरेट क्राइम्स पे जाते हैं. कॉर्पोरेट क्राइम में इमीडिएट रिसेंट तो बायजूस का केस है, फ्यूचर ग्रुप के केस है. ऐसे 3-4 हाई प्रोफाइल केसेस है. अभी करंटली कोइंसिडेंटली एक केस था जो मैंने 10-15 साल पहले हैंडल किया था. वो ऑफिसर दूसरे एक और कॉर्पोरेट केस में भी मिल गया, बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज 2 स्टार व्हाइल ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. अभी वो सीनियर इंस्पेक्टर बन गया. तो मेरा उनके साथ हैंडलिंग एक पर्टिकुलर केस, वो भी हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट केस था. वो हॉस्पिटल बैंकरप्ट होके उसने किसी और को बेच दिया. ही वॉज नॉट गिविंग स्टेंट्स द प्राइस विच वॉज बीन कोटेड बाय देम. जो हार्ट के स्टेंट्स होते हैं उसमें भी एक सिचुएशन है कि जो ऑफिशियल प्राइस है वो एक्स अमाउंट होता है, बट हॉस्पिटल्स उसको 10x या 20x में उसको बेच के अपना प्रॉफिट और ज़्यादा कर लेती है. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी उसमें कैप लगाया अभी, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है तो हॉस्पिटल कुछ भी, हाँ वो कुछ भी कर रहे थे टाइम पे. तो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट जो थे उन्होंने तो एक्स अमाउंट में दिया, ये हॉस्पिटल जेड अमाउंट में दे रहा है with a 20x cap, and still he was not paying the corporate person, I mean the supplier as well. तो वैसे सिचुएशन में रिकवरी की गई थी. बायजूस के केस में we were the first one who filed an FIR on the owner at a time when he was a multi-billionaire and he was being shown as the most promising company. हमारे FIR के बाद सारे लोगों ने केसेस फाइल करने शुरू किए और अभी भी वो अब्सकॉन्डिंग दुबई में जाके बैठे हैं, जहाँ पे भी जाके बैठे, वी डोंट नो. देयर इज ऑलरेडी अ पेंडिंग समन ऑन हिम at one of the court in Mumbai under our FIR itself. He created a situation which is gonna be remembered for the most ridiculous activity. You can bribe or you can misuse the procedures. As a accused in the FIR, पुलिस स्टेटमेंट के लिए आपको खुद आना होता है पुलिस स्टेशन में और अपनी स्टेटमेंट देनी होती है. इस आदमी ने अपने मैनेजर और लॉयर्स के थ्रू पुलिस स्टेटमेंट करवाई और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे पुलिस ने उसको बी समरी रिपोर्ट विच इज़ बेसिकली कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट भी कर दी. अच्छा. विच टेक्निकली मीन्स कल को विजय माल्या या जो भी इंडिया के बाहर है, दाऊद इब्राहिम या बाकी जितने भी है, आप अपने अपने मैनेजर को भेज दो FIR के लिए. मतलब ब्राइब का केस था? नहीं, ब्राइब नहीं. ही बेसिकली पब्लिश्ड अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन हिज करिकुलम विच इज कॉल्ड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. So it's the full form is of United Nations Transnational Organized Crime, which is a law, a signed treaty between India and the UN. This was supposed to be implemented by CBI. They backed out, gave me in writing. So we are getting it implemented through Supreme Court. And these guys had put up a curriculum in UPSC
document of which was published on their website, we asked them to delete this wrong statement because that is not the correct one. He had his own arrogance, he refused, and then we initiated the FIR. But this was Byju's versus whom? Me. Okay. Crimophobia, our company. So you So filed we a had case. so after the closure, which was again been done illegally, we filed a protest petition and a revision petition, which is still ongoing. The session court has already issued a summon against him. He has not been appearing, which is very much obvious for which reasons. Thereafter, he has gone all the way of filing cases against all those people who are asking money back from him as well. विच इज़ अगेन अनहर्ड सिनेरियो. अब कोई बैंक है या किसी ने आपको पैसा दिया है, अब अपना खुद का ही आप पैसा वापस से मांग रहे हो और लेंडर बोल रहा है कि नहीं आप मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो, और फिर केस भी फाइल कर रहे हो, और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, विच इज़ अ वेरी अनहर्ड केस, बट दैट्स हाउ इट इज़. तो कल को इसने तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि कल को विजय माल्या या दाऊद इब्राहिम या कोई और हाई प्रोफाइल आदमी आए, अपनी FIR के जगह पे अपने मैनेजर को भेजे और अपना काम खत्म कर ले. बट इज दिस द प्रेसिडेंट दैट वी आर गोना बी हैंडलिंग? दैट इज व्हाई वी बीन फाइटिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 3-4 years now. So there are many such corporate cases as well. The thing in the education industry. And, which is not anymore after we intervene. yes. बहुत सारे पेरेंट्स को भी रिलेटेबल लगा ना कि हाँ, मेरे को बहुत पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, अनलिमिटेड केसेस के साथ अप्रोच किया. बच्चों के डेटा लीक किए जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग किए जा रही थी. सो प्राइमरीली जो पर्टिकुलर केस हमने फाइल किया था कि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसने पब्लिश की थी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की, इंडिया ने 3 ही क्राइम को साइन किया है: ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्मगलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग. कोइंसिडेंटली जो गलत इन्फॉर्मेशन उसने UPSC के लिए फाइल की थी, पब्लिश की थी, वही एलिगेशंस इसके ऊपर भी है. मनी लॉन्ड्रिंग, डेटा, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है तो वो डेटा चाहिए है बच्चों का या पेरेंट्स का, वो भी इसका कंपनी के थ्रू लीक हुआ है. ऐसे एलिगेशंस मल्टीपल कंप्लेंट्स न्यूज़ में भी पब्लिश हुए थे. तो ये सब सेक्शंस लगाया आपने? नहीं, ये सेक्शन, हमारा सेक्शन एक ही था कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिश की है. बट जिस क्राइम की गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिश की है, ही इज बीन कमिटिंग दो सेम क्राइम्स. गॉट इट. विच इज अगेन इंटरेस्टिंग केस स्टडी फॉर द फ्यूचर. अब तो कंपनी भी बेचने पे सिचुएशन आ गई है, बिडर्स हु हैव गॉट इनटू इट. बट आई मीन लेट्स सी हाउ द फ्यूचर गोस. आपका असेसमेंट क्या है फ्रॉम द विजय माल्या एपिसोड एंड रिसेंटली द पॉडकास्ट? See, one thing he might be correct about, that failure is not an answer in India. Every failure is been referred to a crime. Failure is basically your loss of judgment or loss of particular situation. That situation is crime for a very simple reason कि crime जो commit होता है, that can be in flick of a second. अचानक आपके दिमाग में गुस्सा आया और आपने कुछ कर दिया. करेक्ट. बिजनेस में गुस्सा आना आपके कंपनी फेलियर में चला जाता है. बट क्राइम इज अ क्राइम. उसकी सॉरी नहीं होती है कि आपने मर्डर कर दिया, सॉरी बोल दिया. किसी औरत को आपने गंदी नज़र से देख लिया, गाली दे दी और फिर सॉरी बोल दिया. हर चीज़ के सेक्शंस बने हुए हैं. लॉ इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम, it fits in the section number, you have to go and complete a punishment. Understood. So just because he is referring on that podcast that the failure of a business is the failure of the owner, so that itself is called crime. ऐसे तो पूरा का पूरा जेल ही खाली हो जाएगा. सब लोग यही बोलने वाले कि हमारा तो वो 1 सेकंड के लिए गुस्सा आया था तो मैंने इसको झापड़ मार दिया, मैंने मर्डर कर दिया. Forgive me for that. हाँ, तो फिर काम ही खत्म हो गया ना. Just because you have a situation in which it is not a blood crime,
So you'll have to differentiate that aspect. Usually people consider crime as only those crime which are blood crime. Blood दिख रहा है तो हाँ ये crime है, ये तो non negotiable crime है. पर जिसमें blood नहीं है उसको crime मत बनाओ, वो चल जाएगा. Different categories of crimes. So we handle cases of the other category. We define what is crime. We define what the victim is considering is supposed to be called as crime, and that's when our role starts. कि जब तक वो प्रोफेशन को हम शो नहीं करेंगे, वो एक्टिविटी को शो नहीं करेंगे कि ये एक्टिविटी को क्राइम बोला जाए, तब तक उसको क्राइम बोला नहीं जाता. इन अदर वर्ड्स, देयर इज सेक्शन नंबर्स एंड देयर आर केस लॉज. सेक्शन नंबर्स तो सबको पता ही है कि जो एक्ट्स या सेक्शन जो है, नंबरिंग जो भी होती है. केस लॉज वो होते हैं जो हर कोर्ट का जजमेंट या हर कोर्ट का ऑर्डर वो भी एक लॉ बन जाता है, तो उसको केस लॉ बोला जाता है. तो फंडामेंटल रूल क्या है, अगर आपने कन्विंस कर दिया जज को कि ये XYZ सिचुएशन को आप क्राइम मानो, मोटिव, इंटेंशन या जो भी जज को चाहिए उनको समझ में आ गया, वो पर्टिकुलर क्राइम को फिर वो पर्टिकुलर सिचुएशन को फिर क्राइम मान के उसको ऑर्डर पास होता है, एंड दैट इज अगेन अ न्यू लॉ. So lot of cases or lot of situations right now that you observe, it may not have a section number but it may have a case law. केस हाँ उसको रेफर करते हैं कि ये चेन्नई रेफर तो करते ही, पर वो हाँ तो उस बेसिस पे, हाँ जी, तो उस बेसिस पे फिर केस लॉ बनाए जाते हैं. अंडरस्टूड. आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में बात किया. सो व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दैट इन इंडिया? एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल? सो लीगल स्टेटस इज बेसिकली इट्स अ सब्जेक्टिव स्टेटस. The primary evidence for the judge is always a confession. And again, that confession, even if he or she has given to the police or any other professional, that has to be repeated exactly in front of the judge. It has to tally. So unless that doesn't happen, the confession is also not on record. Because you are using multiple other aspects to determine your logic of crime. So there is a physical evidence, there is a circumstantial evidence, and there are these forensic evidence. So everything has to match. And when it doesn't match, that is when most of the cases do not have a conclusion or there are acquittals. तो वो मैचिंग की सिचुएशन के लिए उसमें दिखाया जाता है कि हाँ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, या एविडेंस कॉन्क्रीट नहीं है, या डिस्क्रिपेंसी है एविडेंस के अंदर. टैम्पर तो डिस्क्रिपेंसी में चला जाता है, और टैम्पर तो कोई भी कर सकता है. तो उस वजह से अगर आपका 100% करेक्ट एविडेंस भी क्यों ना हो, उसको आपको जज को ओरली ही समझाना है. इफ ही एक्सेप्ट्स ओनली देन इट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड. ये जो पूरा प्रोसेस है सिस्टम का, फर्स्ट पुलिस एंड देन द कोर्ट्स एंड ऑल, इंडिया में आप कैसे देखते हो कितना इवॉल्व है कंपेयर टू द वेस्ट? जैसे बहुत सारे केसेस आपने सुना होगा, हम लोग देखते हैं कि पहला जो क्राइम सीन में पुलिस जाता है, फिर टैम्पर कर देता है एविडेंस, या फिर जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करता. तो हाउ डू यू सी द सिस्टम एंड टू एंड? थैंकफुली इंडिया के जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. अच्छा. कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड. और क्योंकि मैंने क्राइम और टेररिज्म की पढ़ाई डिग्री में ही की है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोसीजरल सिचुएशंस इज़ व्हाट आई एम अवेयर अबाउट. एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम द UK, सो आई डू हैव अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एज वेल एज कंपेयर टू माई कल्चरल और माई रूट्स फ्रॉम इंडिया. तो मेरे पास वो दोनों लोकेशंस के कॉम्बिनेशंस है. व्हेन इंडिया स्टार्ट्स अ केस एंड व्हेन अ वेस्टर्न वर्ल्ड दे स्टार्ट अ केस, ह्यूमन इंटरवेंशन बिकम्स अ प्राइमरी एलिमेंट. अब ह्यूमन इंटरवेंशन में ह्यूमन राइट्स का रेफरेंस आ जाता है. जिस ढंग से इंडिया का प्रोस्पेक्टिव होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट कल्चर्स, Indian police or Indian courts are well aware about multiple cultures. अच्छा.
ये सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे क्योंकि उनको आता नहीं है, उनको पता नहीं है, वो लोग कल्चरली पैदा नहीं हुए हैं, तो इसके लिए वो उस पूरे कल्चरल मैनेजमेंट का रेफरेंस को ह्यूमन राइट्स का नाम दे देते हैं। लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, limitation not Inferences. based on understanding, based on experience. In general, when a Indian is born, he borns and is been raised in multiple cultures with or without your permission. भले आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखो या आपके आसपास जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं वो देखो या जो भी आपको देखना है वो आप करो, बट देर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ एवरी कल्चर। दिवाली भी बन रही है, क्रिसमस भी बन रहा है, ईद भी बन रही है, सबको पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, ये उस धर्म का है या इस कल्चर का है या उस कल्चर का है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आता है। हाँ जी। अब यही चीज़ को आप वेस्ट में ले जाइए, वो शुरुआत और उनकी एंड होती ही है इन जनरल पर्सपेक्टिव। वो सीखना शुरू करते हैं द मोमेंट देर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इवेंट और एक्टिविटी और अवेयरनेस कैंपेन्स इनसाइड देयर यूनिवर्सिटी। तो उस वजह से वो इस्लामोफोबिया या एंटी जू या एंटी पैलेस्टीन या एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम, ये एंटी क्रिश्चियंस, ये सारे टर्म्स शुरू हो चुके। बट प्राइमरी इशू इज कि वो उनको पता ही नहीं है, इसके लिए वो एंटी आ गया है। इंडिया में आप जो हरकतें हम लोग करते हैं यहाँ पे, हमारे हर हरकत को रेसिज्म का नाम दिया जा सकता है। ट्रू। तो दिन के 1-1, 2-2 लाख केसेस फाइल हो जाए पुलिस स्टेशन में, पागल हो जाए वो रेसिज्म के नाम पे, और वो उनके लिए वहाँ पे तो इज दी हेट क्राइम। यहाँ पे तो रोज हेट क्राइम हो रहा होता है, हर दूसरे मिनट में हेट क्राइम हो रहा होता है। अब पंजाब हरियाणा में जाओ या कोई और लोकेशन में जाओ, एक सेंटेंस में 500 गालियां होती है। हाँ, वो फिर आ जाएगा। तो वो हेट क्राइम बोलोगे या रेसिज्म बोलोगे? रेसिज्म, बॉडी शेमिंग। तो बॉडी शेमिंग तो हिस्सा है कल्चर का हमारे। हाँ। टिंगू, मोटा, पतला, लंबू, ये तो नॉर्मल वर्ड्स है। अब ये तो वहाँ के लिए हेट क्राइम है या ये रेसिज्म है या जो बॉडी शेमिंग है। These terms have just started coming in their limelight because this is normal for us. Otherwise, there will be multiple cases. So, outrage of women's modesty, that is where it has been kept for benefit of the women. But that same thing doesn't happen for men. So, there's a lot of comprehensive scenarios when you have to understand कि आप अगर crime rate देख रहे हो तो किस हिसाब से देख रहे हो। सबके पास इतने ही क्राइम्स है, बस कैटेगरी किसी के ऊपर नीचे है। तो फिनेंस इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लेकर के दूसरे जगह पे आते हैं। आपने वो केस हैंडल किया था, दुपट्टा किलर, गोवा, उसका क्या एक्सपीरियंस था? उसमें केस नहीं हैंडल किया था, उसमें एक दूसरे एक अमेरिकन फिल्म मेकर थे, सॉरी ब्रिटिश फिल्म मेकर थे, उनका डॉक्यूमेंट्री में मैंने एक एक्सपर्ट ओपिनियन दी थी। अच्छा। केस जो हैंडल मैंने फर्स्ट हैंड किया था वो एक दूसरा एक केस था जो हनी ट्रैप वाले केसेस थे, जिसमें मल्टीपल सीरियल किलर्स, it was more of a multiple serial killer gang members। तो एक थी हनी ट्रैप करने वाली सुपर मॉडल, उसके साथ 2-3 और थे। दे यूज्ड टू ट्रैप बिजनेसमैन इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आइदर मैरिज और रिलेशनशिप, और कि लड़की को म्यूजिक वीडियो या एक्टिंग में ये वो स्पॉन्सर कर दो या जो भी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग post honey trap, they were being chopped off. So I had saved one of my client. Thankfully he wanted to have a background check before marrying, जो हमारे इसमें रिलेशनशिप केसेस में फॉल करता है, बैकग्राउंड चेक्स और ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से। वी पर्सनली met her, and that's when I told him that this is not the right relation for you. After 2 years, it was already in the news. Victim was terrified. His mother didn't allow him to get married for almost 10-15 years.
ये सोच के कि जो भी लड़की मिलेगी वो बेटे को मार ही ना दे, बिकॉज ही वाज अ सिंगल चाइल्ड एंड सिंगल मदर हु वाज रेजिंग हिम. Just recently, after the age of 40-45, that's when he managed to get married. Because the mental trauma was such a long period. तो उस वजह से अभी उसका नाम नहीं लिया जा सकता है विक्टिम का भी, बिकॉज द वाइफ डजंट नो. So it's multiple situations that has to be tackled. क्योंकि जान को खतरा था. जान को खतरा तो छोड़ो, वो तो पूरा मर्डर की धमकियाँ मैसेज और फ़ोन पे आ चुकी थी जब भी ना बोला गया उसको कि नहीं करनी शादी. जो बॉयफ्रेंड था उसको इसने भाई शो किया हुआ था. बाद में फिर बैकग्राउंड के बाद जब हमने विक्टिम को बताया कि ये सिनेरियो है, पुराने पेंडिंग मर्डर्स भी है पर कोई काम नहीं हुआ, वो पकड़े तब गए जब भी एक दिल्ली बेस्ड हाई प्रोफाइल आदमी का बेटा चॉप ऑफ हो गया था. So that's when it became a proper formal case, and then he was been arrested. But the girl was again been released because she didn't carry the murder. She was only part of honey trapping, although she was part of the same serial killer gang. In Dupatta killer or other locations, they were individuals who were serial killers. अच्छा. दुपट्टा किलर में भी उसका हनी ट्रैप ही था, फॉर द सेम प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज. फ़र्क ये है कि यहाँ पे आदमी हनी ट्रैप कर रहा था और वहाँ दूसरे केस में औरत हनी ट्रैप कर रही थी. तो सिनेरियोज वही थे, पर मोडस ऑपरेंडी यही था कि हनी ट्रैप करना है, फिर बाद में ब्लैकमेल करना है, नहीं तो. हाँ जी, बस दुपट्टा किलर में ये था कि वो एक्सटॉर्शन के नाम पे वो बोलता था लड़की को कि अपने सारी ज्वेलरी ले आओ. अच्छा. हम डायरेक्टली शादी करने ही जा रहे हैं. तो पैसे तो साथ में ही लेके आई है. तो पहले उसने अपना हनी ट्रैप कंप्लीट करके सारे उसको खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट पैसे सामने से लेके आ रहे हैं, वो ज्वेलरी पर इन फॉर्म ऑफ आइटम्स. तो ज्वेलरी ली, मर्डर किया, ज्वेलरी बेची, पैसे हो गए उसके कंप्लीट. ऐसे केसेस जिसमें रिमोर्स या फिर एम्पैथी फील ही नहीं होती क्रिमिनल्स को, जैसे निठारी वाला केस था जहाँ पे आफ्टर सो मेनी मर्डर्स द वाई साइकोलॉजिस्ट वर रियली शॉक्ड कि कितनी सहजता से या फिर विदाउट एनी फीलिंग्स और रिमोर्स कबूल किया उसने अपना केस, अपने जो रिमोर्स जो चीज़ है ना, वो रिमोर्स इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड. जो क्राइम, जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न में और इंडियन में क्या फ़र्क है कल्चरल एस्पेक्ट्स में. अब अगर हम आधे से ज़्यादा चीज़ों को क्राइम मानते ही नहीं, तो हमें रिमोर्स है कि मैंने आपको मोटा बोला या टिंगू या कुछ बोला, हमें भी कोई रिमोर्स नहीं है. यही सेम सिचुएशन वेस्टर्न वाले भी हमें वैसे ही देखते हैं. द टर्म ओबीसी फुल फॉर्म में अदर बैकवर्ड क्लास उसका टर्म है. ये टर्म से भी वेस्टर्न लोग हैरान हो जाते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास क्या होता है ये टर्म. पर उनमें तो आज के डेट तक वाइट और ब्लैक में तो घमासान युद्ध हो रहा होता है. तो रिमोर्स, वंस दीज एक्टिविटीज हैव बीन शिफ्टेड टू सच क्रिमिनल्स, उनके उसमें भी यही सिनेरियो है, वो उसको क्राइम ही नहीं मान रहे. थोड़ा डिग्री है ये बस आपके हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं. यू फील द डिग्री इज हायर, सो ही शुड हैव अ रिमोर्स. Similarly, we also feel that Westerners do not have remorse for multiple activity. Understood. As simple as Britishers have no shame. कि वो लोग इंडिया में आए, लूटा पीटा सब कुछ किया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. अब जब उनके साथ हो रहा है वहाँ पे, now they have been referred as right wing. और इतने वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि दे आर डिमांडिंग दैट द किंग टेक्स ओवर ब्रिटेन ऑल ओवर अगेन. जो कहीं बुद्धिजीवी इंडिया में भी बोलते कि इंडिया भी ब्रिटिश के टाइम पे अच्छा था. तो वो सिचुएशन तो उनकी वहाँ पे भी शुरू हो गई है. वो डेमोग्राफिक्स बहुत ही चेंज हो गया ना अभी, स्पेशली इन लंदन. हर आए दिन प्रोटेस्ट देखते हो आप. नहीं, डेमोग्राफिक एक्चुअली हमेशा से ही वैसा था, समझ में उनको अब आया है. अच्छा, तो प्रोटेस्ट, तो जब समझ में आया तब आपको लगा कि हाँ ये तो गलत हो रहा है.
that's when you start raising the voice. And that reference of raising the voice is called protest. So similarly, when you understood that Nithari is a criminal, but it is you who's understanding it, he is not accepting it, he has not confessed it, he is not feeling guilty about it. गिल्टी तो तब बोलेगा ना कि हाँ मुझे रिमोर्स अगर वो दिखा दे, फिर तो वो तो गिल्ट प्रूफ हो गया. And this is the reason he has already been acquitted as well 2-3 days ago. Evidence में lapse, procedures में lapse, confessions on record है नहीं, बात खत्म हो गई. हर केस में यही होता है कि मतलब कोई रिमोर्स नहीं या फिर मैनिपुलेशन भी. See, by end of the day, until unless the criminal or that individual doesn't accept or doesn't confess, you cannot prove him guilty. Every evidence can be shown as fake, manipulated, forged, कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाएगा आपका रेफरेंस. 100 में से 100 मार्क्स किसी के नहीं आते एग्जाम में. हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक होती ही है. ये स्कूल के दिनों से आपने देखा ही होगा. आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 ऐसा कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता. किसी के अगर आ भी गए 100 तो 1-2 सब्जेक्ट में आ जाएंगे, सब में नहीं आएंगे. तो जहाँ पे नहीं आए उसी को ही मिस्टेक्स को पकड़ के चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है प्रोसीजर्स में, लीगल प्रोसीजर्स में. आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट केस कौन सा था या फिर बहुत टाइम लग गया? बहुत टाइम लग गया. जो ख़त्म हुआ या जो अभी भी चल रहा है? कोई भी. अभी दोनों डिस्कस करते हैं. जो ख़त्म हो गया, जो ख़त्म हो गया आपने वो पहले ही बोला आपको पेशेंस ज़्यादा रहता नहीं केसेस हैंडल करने. हाँ, तो जो ख़त्म हो चुका है और जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसी की मैंने बुक भी लिखी थी क्योंकि मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था. तो मुझे भी किसी ने फिर रेकमेंड किया कि इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका तो लिखना शुरू करो. मैंने लिखना जो शुरू किया पूरी किताब बन गई उसकी. दिस वॉज अ केस ऑफ अ सदर्न स्टेट. Let me just put out the name. It was from Bangalore. I was not wondering that Bangalore can be that notorious. She was a brahmacharini. After a really bad situation with her family life. हस्बैंड तो दूसरे लिव इन में चला गया आप ही के शहर में. बैंगलोर से पुलिस आपके शहर में भेजी गई थी. बच्चे को वापस से रिकवर कराया गया. वो गई थी अपने एफआईआर का स्टेटस चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन में. एंड दे वो लड़की ने डाला था, वाइफ ने डाला था, मदर ने डाला था. तो मदर गई, मतलब वाइफ गई थी पुलिस स्टेशन में कि हस्बैंड को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा. स्टेटस जो भी एफआईआर का जो भी स्टेटस है वो चेक करने के लिए गई. Police was already booked for whatever reason. They filed a fake case on that girl. आप समझ लीजिए कि 40-50 उसका बॉडी वेट होगा. अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट के आसपास होगी. 5 फीट 5.34 पकड़ लीजिए. इतने छोटे साइज़ की औरत के ऊपर एफआईआर में एलिगेशंस ये थे कि वो पुलिस स्टेशन में घुसी, उसने एक पुलिस वाले के कपड़े फाड़े, उसका आईफोन, पुलिस वाले कांस्टेबल का आईफोन जो उसके पास होना नहीं चाहिए बाय द वे, आईफोन उसने चोरी किया, छीना नहीं, चोरी किया. अच्छा. पुलिस स्टेशन के बीचों बीच जो मेन ड्यूटी स्टेशन होता है उधर से भाग भी गई. अच्छा. और उसमें विटनेस है 31 पुलिस ऑफिशियल्स. 31 पुलिस ऑफिसर्स में एक भी फीमेल पुलिस वाली नहीं. उनके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं, विच इज अगेन अ मैंडेटरी सिनेरियो कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी होना चाहिए. और 31 या 30 लोगों को एक पतली सी लड़की औरत ने चोरी करके पुलिस स्टेशन के बीचों बीच भाग भी गई. तो उस केस को पूरा आर्ग्यूमेंट करके
कॉशिंग करा के लिया था। और उसके लिए भी लास्ट रिसोर्ट था, मतलब वो और किसी के पास, बहुत जन के पास गई होगी आपसे, आपके पास आने से पहले? अनफॉर्चुनेटली दैट केस वाज, क्योंकि वो उसके पहले की एक्टिविटीज़ मेरे पास ही थी तो वो मैं हैंडल कर ही रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन अचानक हो गई थी अच्छा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज शी हैड गॉन फॉर अ नॉर्मल रूटीन स्टेटस अपडेट जो वो बहुत बार जा चुकी थी पहले भी। वो बस पुलिस की पेशेंस खत्म हो गई थी क्योंकि वो फॉल्ट में थे बहुत सारी अलग चीज़ों में और पैसे खा के बैठे थे, इसके लिए उनको अरेस्ट नहीं करना था हस्बैंड को। बट क्रिएटिंग सच अ केस कि 30 पुलिस वाले एक औरत को नहीं संभाल पाए, एवरीथिंग वाज अ फेक। द ओरिजिनल सिचुएशन वाज कि वो जो ऑफिसर था वो इस लड़की की वीडियो बना रहा था बॉडी पार्ट्स के। अच्छा, इसने देख लिया, इसने वहाँ पे मोबाइल को चेक किया, उसमें फुटेजेस थे। वो चीज़ से बचने के लिए पुलिस ने ये पूरा सिचुएशन क्रिएट किया, बिकॉज हैविंग अ पुलिस ऑफिसर upfrontly outraging a woman's modesty in middle of the police station, having the entire police station as witness to it as well, that is bad for their reputation. तो फिर तो उस वजह से ये लोग ने पूरा का पूरा एक फेक केस क्रिएट करके फ्रेम कर दिया। तो उसकी मैंने बुक बनाई थी जो अवेलेबल है होपफुली अमेजोन में भी, कि ब्रह्मचारिणी हु स्टोल्ड, असॉल्टेड एंड एस्केप फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन, अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ फेक केस। नाउ आई हैव क्यूरियोसिटी, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, वो केस तो अभी जो अल्टीमेटली हाई कोर्ट नहीं वो खत्म कर दिया, कॉशिंग करवा दी थी आफ्टर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दैट आई ओनली हैड पुट अप। सो आई कैन अपीयर आइदर एज अ इंटरवीनर और अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट और इन पर्सन एज पार्टी इन पर्सन। सो दैट्स हाउ आई पुट अप माई आर्ग्यूमेंट्स इफ एट ऑल देयर आर सर्टन हाईली कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो केस तो कॉश हो चुका है, बट पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। So the court also acts diplomatically correct sometimes. So this is one of that most ridiculous case. Another case which is still going on, high profile officials of the Times of India group, अच्छा, top management, oral evidence being used for filing an FIR on financial fraud. Oral evidence, विच मीन्स मैंने आपको बोला कि आपने मेरे 8 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई एविडेंस नहीं दे रहा, कोई कागज़ नहीं दे रहा, कोई सीए रिपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ फिजिकल एविडेंस। इस बेसिस के ऊपर एफआईआर हो गई 11 लोगों के ऊपर। And till today, there is not a single physical evidence. Now, on the basis of financial fraud, finance है तो पेपर होना तो एक मैंडेटरी सिचुएशन होता है, ऑब्वियस, बट इसमें है ही नहीं। ये केस 20 साल से पेंडिंग चल रहा है। क्या है ऐसा केस फाइल करने का? फॉर whatever kind of extortion and blackmailing. And they are top management. Now, a lot of them are shown as, most of them have retired as well. But they are still being recorded as wanted on government records as well. अभी तक चल रहे हो? अभी तक चल रहा है। उसकी ट्रायल मैंने मर के अभी मैंने इसकी कन्विंस करा के just few months ago, rather this year itself, I got its trial started. And it's a case of 2004. 21 years के ऊपर अभी हो चुके हैं, 22 years होने को आ रहे हैं। तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे कौन से सिस्टम्स है, लॉज है या फिर प्रोसेसेस है जो आपको अच्छे लगते हैं बाहर? फॉर एग्जांपल लूँगा, जैसे विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान है यूएस में, तो इंडिया में एब्सेंट है और आपको लगता है कि वो होना चाहिए? नहीं, अभी विक्टिम प्रोटेक्शन क्या है ना कि विक्टिम प्रोटेक्शन लाने के पहले you need to have those set of individuals who are well versed with criminal psychology and criminal profiling skills, because to identify who is a victim is a massive task. Now to give you an example, कि victim protection वहाँ पे कैसे होता है और compensation वहाँ पे कैसे allot होता है। एक केस मेरे साथ जो मैं पर्सनल रेफरेंस में ही मैं बता रहा हूँ,
तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग यूनिवर्सिटी से वापस से हॉस्टल जा रहे थे। पूरी एम्प्टी लोकेशन थी। पुलिस स्टेशन शायद 1-2 ब्लॉक दूर ही था। 5-6 लड़के मेरे दोस्त के पीछे पड़ गए। मैंने उसको बोला था कि भाई चुप रहना, कुछ मत करना, वी जस्ट क्रॉसिंग इट। ही गॉट इनटू अ कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन उसकी शुरू हुई। वहाँ पे वो पहले से पिए हुए थे, उसको मारना शुरू हो गया। अब मैं उसको जब बचाने गया, गलती से उनमें से एक का जो हाथ था वो मेरे चश्मे पे लग गया और चश्मे से मेरे को यहाँ पे एक हल्का सा कट आ गया। बस एक इतने से कट के लिए मेरे को कंपेंसेशन अच्छा खासा मिल गया। ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पुरानी बात, उस टाइम का 1-2 लाख रुपया मुझे मिला था इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो आज के हिसाब से तो 5-10 लाख रुपया हो गया। लंदन में, यूके में उनको मतलब इन जनरल आप यूके पकड़ लीजिए, तो वहाँ पे विक्टिम सपोर्ट सेंटर होते हैं, वहाँ पे उन्होंने कंपेंसेशन दिया। अब उसमें लैप्स आप देखिए, हमने फॉलो किया था ये लड़कों को, पुलिस से अरेस्ट भी करवाया था। अरेस्ट होने के बावजूद भी उनका प्रोसेस है कि दे विल एवरी इंडिविजुअल विल बी, जैसे अभी आपकी शक्ल है, आपके शक्ल के 9 और लोगों के शक्लें हमारे सामने रखी जाएगी फोटोज में या फिजिकली, आपको आइडेंटिफाई करना, उसमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये थे 5, तो 5 प्लस इंटू 9 हो गए आपके 45। अब 45 में से 5 ढूंढो। दोनों ने गलत ढूंढे, एक तो अंधेरा रात, ऊपर से वो मार खाया हुआ, मेरा तो गलती से लगा था। तो उसने जिसका लगा था उसने भी बोला कि बाय मिस्टेक उसको लगा, दैट ही इज कन्फेसिंग अबाउट इट एज वेल। बट नेवरदलेस केस वाज शट डाउन बिकॉज वी आइडेंटिफाइड द रॉन्ग नेम्स। सो दोज आर द सिनेरियोज व्हिच इज अ डबल सिनेरियो, कि आपका विक्टिम प्रोटेक्शन अच्छा भी है पर वही विक्टिम प्रोटेक्शन क्रिमिनल के लिए भी है। आपने गलत आइडेंटिफाई किया, regardless of all the CCTV and evidence and the police catching them red-handed or whatever the scenarios may be, we identified them wrongly. तो उसको आप criminal also has a victim benefit, को भी खुद को प्रोटेक्शन उसको मिल गया, उसको प्रोटेक्शन, वो सबको। यही चीज इंडिया में होती। अभी आपको किसी ने कुछ किया होता, आपने पुलिस ने ऑन ग्राउंड दोनों को साथ में लिया है, अरेस्ट किया है, वो केस तो बनेगा ही, इंस्टेंटली बनेगा। या नहीं बना, क्योंकि विक्टिम प्रोटेक्शन जो है दोनों के लिए। सो वेरी सब्जेक्टिव आंसर व्हेन इट कम्स टू विक्टिम प्रोटेक्शन। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई केस में ऐसा लगा कि लॉ फेल हो गया, यहाँ पे किसी विक्टिम को आप जो चाहते थे कि वो सही हो वो नहीं गया उस? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं। एक तो आपको मैंने यही केस बता दिया जो बैंगलोर का था। विक्टिम को तो कुछ भी कंपेंसेशन नहीं मिला। मेरे को तो एक छोटी सी एक हल्का सा एक बस डॉट एक स्कार आ गया था, तो उसके लिए भी मुझे पैसे मिल गए एज पार्ट ऑफ कंपेंसेशन। यहाँ पे तो मरने के बाद कंपेंसेशन मिलते हैं, अगर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ उनकी गलती है तो, नहीं तो उसमें भी नहीं मिलता। तो लैप्सेस जो है, और एंड इवन शी वाज फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब, उसके ऊपर तो रिकॉर्ड बैठ गया। ऑल्दो लेटर ऑन इवेंचुअली वी गॉट इट क्वॉश्ड, बट टैग इज अ टैग। So it becomes, I mean, every case there is some or the other situation which is linked to not feeling satisfied. तो कॉमन लोग क्रिमिनोलॉजी तो समझते हैं, न्यूरो क्रिमिनोलॉजी क्या है? So basically neurocriminology is when you are actually studying the medical conditions which may or may not have made that individual commit a crime. Sometimes it is not necessary कि आप इस समय नॉर्मल है तो इस वजह से आपने कोई क्राइम किया है। कोई ना कोई एक आसपास की एक सराउंडिंग होती है, कोई एक सिचुएशन होती है जिसके वजह से बस उस थर्ड एलिमेंट के वजह से आपने कुछ क्राइम कमिट कर दिया हो। तो उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए और उन एलिमेंट्स को साइंटिफिकली हाईलाइट करने के लिए उस सेगमेंट को न्यूरोक्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट फैक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकली इन फ्रंट ऑफ यू। एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो फिजिकली आपके सामने नहीं है
आप वैसे ही नहीं मानते अब। हाँ, अब आपको कोर्ट में या उस पर्टिकुलर लीगल प्रोफेशनल को जो केस आपका एक्सेप्ट कर रहा है या सुन रहा है, भले वो पुलिस वाला हो या लॉयर सुन रहा हो या आपके जजेस सुन रहे हो, that element has to be explained. Now, while the hospital segment has something called MLC, which is called medico legal cases, क्या? police also refers to a lot of cases which are under MLC. But the terms and conditions, the rules and regulations, the procedural aspects specifically to do with medico legal cases is very subjective when it comes to the legal side of the work. The criminal justice system has a very subjective procedural scenario. The same thing has a very detailed procedure for hospitals. उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है, उनका ठप्पा भी होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो सारी चीज़ों के लिए। पर अब आप अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में जाओ, आप हर केसेस को बोल दोगे कि इसने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, मेरे को मेंटली हैरेस किया, पर बताएगा कौन कि व्हाट इज मेंटली टॉर्चर ऑफ योर्स माइट नॉट बी मेंटल टॉर्चर फॉर मी। If I am grilling you with certain questions you don't have an answer for, or if you are already guilty, that is why you don't have an answer, तो आप तो हर चीज़ को ही बोलने वाला मेंटल टॉर्चर कर रहा है या मेंटली हैरेस कर रहा है, कोई लाइन नहीं है। पर उसके सेक्शंस या उसके एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको प्रूव आप कैसे करने वाले हो? वही चीज़ मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल स्टेबिलिटी जो एक टॉपिक है, वो आपके कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट पोजीशन से आपको हटा भी सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटी भी शो कर सकते हैं, आप कंप्लेनेंट नहीं रह सकते वो भी शो कर सकते हैं, आप क्रिमिनल होने के बावजूद, मर्डर्स या बाकी हाई प्रोफाइल क्राइम करने के बावजूद उसी मेंटल अनस्टेबिलिटी को प्रूफ करके आप अपनी सज़ा भी कम कर सकते हैं। तो इसका मिसयूज होता है, इंसानिटी होता ही है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो कम्प्लीटली मेंटल रिलेटेड है, दोज आर द एस्पेक्ट्स विच फॉल अंडर न्यूरोक्रिमिनोलॉजी। सो रिसेंटली बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, नहीं एक्यूज्ड हैं, नॉट इवन क्रिमिनल्स, हु आर फाइंडिंग ए सेफ हेवन इन कंट्रीज लाइक कनाडा और इन दुबई। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? सो व्हाई इज़ दैट पीपल हैविंग मनी रनिंग अवे? That is all politically motivated, and the ideology which has been believed by that particular head of government or the politician. Back in the days, Dubai was the location, क्योंकि उनका डेवलपिंग स्टेज हो रहा होगा, तो उस वजह से पैसे वहाँ पे आए या जो भी उनको सिचुएशंस क्रिएट करनी थी, तो उस हिसाब से दुबई बन गया था। पर आज की डेट में दुबई ने अपना प्रॉपर रेपुटेशन मैनेजमेंट हैंडल करके, विच इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग टूल एज वेल, पूरा रिवाइव कर दिया है, और दुबई हैज़ बिकम अ लोकेशन फॉर ऑल हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट्स और इवन द अपर मिडिल क्लास एज वेल, क्योंकि टैक्सेशंस और बाकी जो लग्जरीज और जो डिसिप्लिन वहाँ पे उन्होंने किया है, वो एक अलग चीज़ का उन्होंने अपना रिवाइव कर लिया है रेपुटेशन। तो क्योंकि उनका इंटेंशन था कि हमें अब क्रिमिनल या अंडरवर्ल्ड से अटैचमेंट नहीं शो करना, मोस्ट ऑफ देम हैव मूव टू कनाडा, और कनाडा में एक जोन बन चुका है इस समय। उनकी इकनॉमी भी डाउन हो चुकी है, वहाँ पे चीज़ें भी एक्सपेंसिव हो गए, जो लोग सोच रहे थे कि हाँ वहाँ जाके जॉब मिलेगी वो भी नहीं वहाँ पे हो रहे, तो वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। और कोलैप्स का रीज़न ही होता है द अनरिटन रूल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वांट्स टू हैव द रेपुटेशन ऑफ देयर कंट्री। तो बहुत सारे टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड इंडिया के दुबई के जगह पे कनाडा में शिफ्ट हो गए, क्योंकि दुबई को चाहिए था कि अपनी इमेज उनको क्लीन चाहिए है, तो उन्होंने अपना वो कर लिया, तो सारे कनाडा मूव हो गए। अगर किसी दिन मूड आया किसी को कनाडा को ठीक करने का, तो फिर वो कोई और कंट्री मिल जाएगी। तो उस हिसाब से चीज़ें घूम रही होती है। आपको लगता है ये खालिस्तानी जो लोग हैं
एक डिस्गाइज में रहते हैं कि ऊपर से तो बोलते हैं कि दिस इज़ ए खालिस्तानी मूवमेंट, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या फिर ठग्स है। खालिस्तान में क्या है ना कि देखो, एक आप आपने, चलो हम लोग बस खालिस्तान की नहीं बात करते, हम कोई भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ज़्यादातर आपने अगर देखा होगा, जिस पर्टिकुलर रिलीजन से निकल के आया है वो टेररिस्ट ग्रुप, या उनका जो मेन एक कल्चरल एस्पेक्ट है, वो उसी लैंग्वेज में अपना फ्लैग या अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। ISIS हो या अलकायदा हो या बाकी वो उर्दू में लिखेंगे या जो भी इस लैंग्वेज में लिखना है। खालिस्तानी जब अपने झंडे पे नाम लिखती है, पंजाबी में तो नहीं लिखती, इंग्लिश में लिखती है वो। एक भी फ्लैग आपको या एक भी उनका नोटिफिकेशन पंजाबी में नहीं आएगा, सबके सब इंग्लिश में ही आएंगे। इंग्लिश में है। उसका रीज़न ये होता है कि टेररिस्ट डू नॉट वांट लॉट ऑफ पीपल डाई, दे वांट लॉट ऑफ पीपल वॉच। डर बना के रखना होता है। अब डर अगर उस लैंग्वेज में बनाओगे जो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो किसी को समझ ही नहीं आएगी, तो डर कहाँ से आएगा? एजेंडा अलग है, प्रोपेगेंडा ही नहीं होगा। तो टेररिस्ट जो होते हैं उनका एक फंडामेंटल रूल होता है कि उनका प्रोपेगेंडा या जो भी उनके इंटेंशंस है वो कम्युनिकेट करना है। एंड इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट वे एट द मोमेंट टू कम्युनिकेट। तो उस वजह से उनका वो काम हो रहा है उस फंडामेंटल रूल के हिसाब से। अब वो अलग बात है कि इंडियन गवर्नमेंट हो या इंडियन गैंग्स हो, वो बुरी तरह खालिस्तानियों के पीछे पड़ी हुई है। इस समय एक सिचुएशन ये आ गया था कि खालिस्तानी वर्सेस बिश्नोई गैंग हो गया था। इस हद तक हो गया था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी बिश्नोई गैंग का रेफरेंस वहाँ पे रखा उनके कई सारे स्पीचेस में और उनके प्रोसीजर्स, लीगल प्रोसीजर्स में। नाउ इन द फोरफ्रंट या इन बेसिक लैंग्वेज अभी आप क्या शो करोगे कि क्रिमिनल बड़ा है या टेररिस्ट बड़ा है? ये दिमाग में जनरल तो यही होता है कि टेररिस्ट बड़ा है क्रिमिनल से भी। तो यहाँ पे एक इंडियन क्रिमिनल फॉरेन नेशनल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय कनाडा में ब्रीड कर रही है, वो कैसे बड़ा हो गया? नहीं हो सकता। तो क्रिमिनल वर्सेस टेररिस्ट हो रहा है या इंडिया वर्सेस कनाडा हो रहा है या खालिस्तानी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट हो रहा है? वो कंफ्यूजन भी किसी को समझ में नहीं आ रही है। अच्छा। तो अल्टीमेटली खालिस्तानी इज हाईलाइटिंग देमसेल्फ एज दैट वन पर्टिकुलर ग्रुप which is intending to have XYZ agenda for their community. But they don't want to come in India and implement it. They just want to be that voice. एक स्पोक्स पर्सन दूर दराज के 7 समुंदर पार बैठ के उनको इतना करना है। एक दो आए थे, कोशिश की, जेल में बैठे हुए, और उनको पंजाब के भी जेल में नहीं रखा गया, उनको भेज दिया नॉर्थ ईस्ट में। तो वो एक सिनेरियो बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ें हो जाती है कि अब हम माने तो किसको माने? क्रिमिनल ऊपर है, टेररिस्ट ऊपर है, कि सबकी कैटेगरी सेम कर दी है। और बिश्नोई जो समाज है वो एक अलग समाज है। उनमें से एक आदमी लॉरेंस बिश्नोई, उसने अपने हिसाब से जो भी टेक्निकली वो भी एक लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ही वॉज अ लॉ स्टूडेंट। अब वो ग्रेजुएट हुआ है नहीं हुआ वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट मोस्टली वो ग्रेजुएट नहीं हुआ। ही हैज़ द लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ जस्ट द वे अदर्स ऑल्सो हैव। तो वो अपना केस उस हिसाब से प्रेजेंट कर रहा है। अब वही ढंग से वो जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, उसी ढंग से जो अभी रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसके कुछ ही दिन पहले बैंगलोर जेल से भी बहुत सारे जो मुस्लिम आतंकवादी है उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़, नाचने गाने के हरकतें सारे वो भी टेलीकास्ट हुई थी बैंगलोर जेल से। हाँ जी। अब टेररिस्ट के पास भी वही फैसिलिटी हो रही है जेल के अंदर जो एक क्रिमिनल के पास सेम फैसिलिटी हो रही है। टेररिस्ट से लोग कम डर रहे हैं, सॉरी टेररिस्ट से क्रिमिनल से टेररिस्ट डर रहे हैं।
तो वो लॉजिक भी कहीं पे मैच नहीं कर रहा। और ये एक्चुअली सिचुएशन कोइंसिडेंटली, ये मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है, जो भी एक्टिविटीज़ बॉम्बे में होती है दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ प्रेसिडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा। बॉम्बे में जितने गैंगस्टर्स थे वो पॉलिटिशियंस या बिल्डर बने। वेस्टर्न कंट्रीज में इस समय जितने आतंकवादी एसाइलम या जो भी नाम से पहुंचे वो सारे पॉलिटिशियन बन गए। बट प्राइमरीली वो यहाँ से ही शुरू हुआ था। वो जो बिल्डर बन गए वो बिजनेसमैन बन गए। वही ढंग से वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो भी आतंकवादी गए वो भी कई सारे बिजनेसमैन बने हुए। ये काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट था। अभी जो सस्पेक्ट्स या अक्यूज जो दिल्ली ब्लास्ट के उसमें आए, डॉक्टर्स सारे प्रोफेशनल्स हैं। हाँ। सो हाउ आर दे गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन? वेस्टर्न वर्ल्ड में इस समय इतना खतरनाक राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग वाला सिचुएशन आ गया है, क्योंकि लेफ्ट विंग ने हर चीज़ ह्यूमन राइट्स के नाम पे अपना सिचुएशन पुटअप किया और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वो सारे फैसिलिटीज़ भी दे दी। जो सिचुएशन इंडिया में हो रही है, जहाँ पे यहाँ पे भी सब लोग वही एक टॉपिक लेके बैठ जाते हैं कि हिंदुओं के एक बीजेपी हिंदूवादी है तो माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा देना चाहिए। बट मेजॉरिटी इन एवरी कंट्री राइट नाउ इज़ फीलिंग लाइक अ बैकवर्ड क्लास एंड दे हैव बीन पुट अप एज राइट विंग एंड ऑल द लेफ्ट विंग आर सो कॉल्ड सेक्युलर पीपल। हर कंट्री में वही है एक्चुअली। आज की डेट में हर कंट्री में यही हो रहा है, क्योंकि सारे मेजॉरिटियों ने एक, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, कि उंगली दी पूरा हाथ पकड़ लिया। अब सबकी पेशेंस खत्म हो गई है। तो आई ऑल्सो आई बीन ऑब्जर्विंग एवरी कंट्री ऑन दोज पर्सपेक्टिव एज वेल। मोर देन 20-30 countries are right now facing protest, and all of those protests have been put up under the category of right wing. Right. And all of these are the majority and the original residents of those locations. मेजॉरिटी पीपल। तो ये सिचुएशन पूरा फैल चुका है हर जगह। आई थिंक ये इसके लिए भी होता है ना, क्योंकि नॉट टू नेम एनी रिलीजन, बट एक रिलीजन जब पीपल हु फॉर हायर स्टडीज़ गो टू ए डेवलप्ड कंट्री और वेस्टर्न कंट्री फॉर देयर ओन स्टडीज़, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोइंग और इंटीग्रेटिंग विथ देयर ओन कल्चर। आप अपना कल्चर लेके वहाँ पे नहीं थोप सकते। नहीं, सिचुएशन क्या हुआ ना कि कंफ्यूजन क्रिएट रिलीजन ने नहीं की, कंफ्यूजन उन्होंने ही की है। उन्होंने ही किया हुआ है। उनको चाहिए था कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इन रिलीजन्स ने दिया उनको कल्चरल डाइवर्सिटी। You wanted to study how the other religion does XYZ activity. तो जब वो सिखा रहे हैं, आपने उसको सोचा कि चलो बुकिश स्टडी के साथ हम प्रैक्टिकलिटी में भी देखते हैं कैसे फील होता है। नहीं, वो आइडियल प्रैक्टिकल में घुसने के बाद अब उनको प्रॉब्लम आ रही कि नहीं ये हमें मज़ा नहीं आ रहा। बट यू डिडंट मेड दैट चॉइस। करेक्ट। तीर छोड़ने के बाद आप बीच में बोलो कि नहीं मैं बीच में पकड़ लेता हूँ, तीर तो जा चुका। वो एक एरर इन जजमेंट था या कुछ तो था। जैसे मेनी नॉर्डिक कंट्रीज एंड मेनी कंट्रीज स्पेशली इन द यूरोप, उनको लगा कि ये लोग आएंगे और हमारा कल्चर समझेंगे, सीखेंगे। एंड एक्चुअली दैट वाज द स्ट्रैटेजी सिंस इन द 18th and the 19th century. Britishers had made this project जिसमें हर रिलीजन के लोगों को वहाँ पे बुलाया जाए। यूके में उसको बोला जाता था नेशनैलिटी एक्ट भी। तो जहाँ जहाँ पे वो लोग रहे वहाँ के लोग वहाँ पे आए और उनका कल्चर सीखे। लोगों ने सीखा, बाद में वो भी बोर हो गए, तो उन्होंने बोला कि चलो हम आपको हमारा कल्चर सिखाते हैं। इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। अब उनको लग रहा है कि उनकी कल्चर तो वो भूल गए, ये तो उल्टा हो गया। तो टेबल हैव टर्न्ड। तो वो उनको अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो किया है वो तो उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गया है। सम कंट्रीज वहाँ पे जैसे पोलैंड है, वो थोड़ा सा, नीदरलैंड्स अभी
नहीं, नेदरलैंड तो ख़त्म हो चुका है वो भी, उसमें भी सेम सिचुएशन राइट विंग की आ चुकी है। पोलैंड ने पहले दिन से ही स्पेसिफिकली बोला था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, एग्जैक्टली हाउ द इस्लामिक कंट्रीज हैव आल्सो मेड इट वेरी क्लियर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। दुबई, कतार, अब फ्यू दोज लोकेशंस जहाँ पे वो लोग अपने कल्चर के साथ दूसरे कल्चर को अलाउ कर रहे हैं, बट नॉट इन द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़। जो लीगल प्रोसीजर्स है या जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो लॉज है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। इंडिया में कैसा है अभी? इंडिया तो शुरू से ही टैग लाइन दिया हुआ है सेक्युलर का। व्हाट आर योर थॉट्स इंडिया, अबाउट इट? सो टेक्निकली विच इज़ व्हाट, it's again a situation of political affairs, but if you are interested in controversy, I have no issues. पाकिस्तान और हिंदुस्तान रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा हुआ था, ऑफ कोर्स, बट हिंदुस्तान तो कभी क्रिएट ही नहीं हुआ, इंडिया क्रिएट हुआ। तो पाकिस्तान बन गया मुस्लिम के लिए, इंडिया बन गया सेक्युलर के लिए। सो दैट इज व्हाट द सिनेरियो इज। Not fundamental difference, the principle was not been implemented. In principle they had created Pakistan only for Muslims, but not that in principle was never been implemented even till today. Correct, absolutely correct. So why was Arushi Talwar's case so complex? Now Arushi Talwar's case may or may not sound complex to the authorities who are handling it, because I'm sure they have the answers. It's just been kept complicated for the listeners or the receiving end, because sometimes it is better, rather than lying, let's not mention the truth. दो ऑप्शन होते हैं हर सिचुएशन में। झूठ पकड़ा जा सकता है, पर अगर हम सच नहीं बताएं तो हमने तो कुछ झूठ ही नहीं बोला। तो दैट केस इज मोर ऑफ इन दिस फंडामेंटल सिचुएशन कि ट्रूथ तो सबको पता ही है, पर ट्रूथ कौन सा बताना है कौन सा नहीं बताना है, वो एजेंसीज के और जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स थे उन्हीं के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट एलिमेंट आ गया। एंड दे म्यूचुअली डिसाइड किया होगा कि चलो ये बताते हैं और ये इसको म्यूचुअली उस पर्टिकुलर टीम के मेंबर्स ने डिसाइड किया, पर उस टीम में जब जिसको नहीं पसंद आया वो उसने दूसरे टीम को बता दिया, फिर उसने वो बताया, लीक कर दिया, फिर क्योंकि वो कंपटीशन हो गया तो वापस से उसको रिवर्स कर दिया गया। तो वो सिचुएशंस लॉ में बहुत नॉर्मल है, कोर्ट के अंदर भी होती है। लोअर कोर्ट का ऑर्डर सेशन कोर्ट ने चेंज कर दिया, सेशन कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। तो देयर इज ऑलवेज वन सुपीरियर कोर्ट और सुपीरियर ऑफिसर हु मेक्स द फाइनल कॉल, एंड द जूनियर कैन नॉट ओवरटर्न दैट इवन इफ दे नो व्हाट इज द ट्रूथ। सुपरसीड करती है। तो उस वजह से जो ओरिजिनल स्टोरी है वो अथॉरिटीज़ के ही हाथ में रहती है, और वो उस हिसाब से देखती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी सही लगता है वो फिर किया जाता है। उनके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है आप बोल रहे हो, बट फॉर कॉमन पीपल इट इज। उनके लिए आंसर है उनके पास। दे आर वेरी वेल अवेयर हु इज द क्रिमिनल, हु इज द विक्टिम, हु हैज़ बीन फ्रेम्ड, नॉट बीन फ्रेम्ड। But is that answer acceptable to the public, the general public? वो एक और कहावत है हिंदी में कि सच बताना और सच सुनने वाले में एक फ़र्क होता है। मैं तो सच बोल दूँ पर आप उसको समझ पाओगे और पेशेंस है आपको सच सुनने में। in English they call it the bitter truth. तो बिटर में तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर। तो उस हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट की जाती है। कई ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो अपना चार्म यूज़ करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं,
जैसे टेड बंडी, उसको हम हनी ट्रैप बोलते हैं हम। चाम हो गया वो नॉन लीगल वर्ड। लीगल या क्राइम में उसको हनी ट्रैप बोला मूवी जाता वाला है। वर्ड है चाम। तो आपने कुछ ऐसे केसेस हैंडल किए जिसमें क्रिमिनल थोड़ा मैनिपुलेटिव है, दिख तो ऐसे रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है, मोटिव्स कुछ और हैं, कॉम्प्लेक्स है बहुत? हर केस यही होता है। अच्छा, नहीं आप कुछ केसेस होते हैं ना, आप पहले से पकड़ लेते हो कि चलो ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हर केस ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। आप तभी मिस्टेक करते हैं जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि शायद इस बैकग्राउंड का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। चाम तब नहीं, एक जो डिकोडिंग वाला जो एक सिचुएशन होती है वो तब फेल होती है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये भी कर सकता है ऐसा। For instance, I've handled a particular, although he was not a criminal, but his activity could have been called as criminal activity. क्योंकि वो घर पे बैठ के 7-8 साल का बच्चा एक्सप्लोजिव बनाता था घर के सामान से। अब उसने नॉलेज जो ली वो यूट्यूब से ली, 500-600 वीडियोस देख देख के, कौन से घर की चीज़ों को जला के कौन से कलर की फायर निकलती है उसको वो भी नॉलेज है। उसको यहाँ तक नॉलेज थी कहाँ पे कौन सा टेरर अटैक हुआ है, क्या डिप्लोमेटिक डिसीजन हुई, कितने मरे, कौन सा ज़्यादा एक्सप्लोजिव था, सारी नॉलेज थी। जबकि वो डबल डिजिट एज में भी नहीं घुसा, वो सिंगल डिजिट एज में ही बैठा हुआ है। तो वो उसका इंटरेस्ट साइकोलॉजिकली चेंज करना पड़ा, काउंसलिंग्स दे के नॉन स्टॉप। हर क्वेश्चन के आंसर आप अगर बच्चे को दोगे तो उसकी क्यूरियोसिटी कम होती है। तो इट बिकम्स अ सिचुएशन ऑफ क्यूरियोसिटी एज वेल। कई लोग क्यूरियोसिटी के लिए क्राइम कर रहे होते हैं कि हाँ ये करके देखे तो सही क्या रिएक्शन आता है या क्या होता है। तो वो वाली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा रेगुलर होती है क्रिमिनल्स में। वो लोगों के लिए जैसे शॉकिंग होता है कि ये बच्चा कैसे कर सकता है, हाँ इतना सीधा है वो कैसे कर सकता है। उसी ढंग से ऐसे कई क्राइम होते हैं जो कहीं को लगता है कि हाँ ये माँ है ये कैसे कर सकती है, वो बाप है वो कैसे कर सकता है। तो एक जो बैकग्राउंड लोग अटैच करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, दे अज्यूम दैट दिस पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम ऑफ दैट काइंड। I think that is called charm. Correct. In your question. प्री-कॉन्सेप्ट नोशन है या फिर बायसेस? हाँ, बिकॉज वही है। अभी जैसे इमीडिएट रिसेंट सिचुएशन में सबने ये सोचा कि डॉक्टर कैसे बम ब्लास्ट कर सकता है, कोई रिलेशन नहीं है तो नहीं कर सकता। पर अब जब आ गया न्यूज़ में तो अब फ्यूचर ऑनवर्ड्स सारे उसको भी अभी देखने लगेंगे कि it is not necessary that if you are a doctor you cannot commit a heinous crime like terrorist attack. But again, the bomb blast has not been declared as a terrorist attack so far. It's just been referred as a blast. Bomb word भी ज़्यादा कहीं पे यूज़ नहीं किया जा रहा, because it is again not कंफर्म कि किस वजह से, आई मीन वाज इट अ बॉम्ब इज बेसिकली एक प्रॉपर डिवाइस लेके और प्रॉपर एक सेटअप में उसको लेके गया उसको डेटोनेट करके उसको वो किया गया। एक्सप्लोजिव्स बोल रहे हैं उसको, बस ब्लास्ट हुआ। अब वो तो घर पे अगर सिलेंडर भी फट गया उसको भी ब्लास्ट बोला जाएगा। तो मोबाइल आप अगर अपने फ्लाइट में मोबाइल की बैटरी या जो पावर बैंक होता है वो फट गया उसको भी ब्लास्ट बोला जाएगा। ट्रू। तो इट इज बीन पुट अंडर जनरल कैटेगरी। तो आप वही सिखाते होंगे आपके स्टूडेंट्स को या फिर? नहीं, मैं ये नहीं सिखाता। मैं सिखाता हूँ कि यू कैन नॉट सिट विथ वन डायमेंशनल थॉट प्रोसेस, यू नीड टू हैव मल्टीपल डायमेंशनल थॉट प्रोसेस। यू कैन नॉट कंसिडर कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सेम। इट इज सेम ओनली ऑन द रेफरेंस ऑफ इट इज फ्रूट, दैट्स इट। बट एप्पल एंड ऑरेंज कैन नॉट बी सेम। उसका टेस्ट अलग है, शक्ल सूरत अलग है, इट्स ऑलवेज देयर। सो व्हेन इट कंपैरिजन कम्स इनटू पिक्चर, यू कैन नॉट जनरलाइज कि हाँ जस्ट बिकॉज इट इज अ फ्रूट तो हाँ नहीं वो सब सेम ही है। ऐसा कौन सा क्रिमिनल है इंटरनेशनली या फिर इंडिया में जिसको आप पर्सनली स्टडी करना चाहोगे?
पर्सनली स्टडी करना चाहूँगा. हाँ, कि ये केस स्टडी है. I mean, you're talking about criminal or Your personal, just an individual? पर्सनल क्यूरियोसिटी. I mean, see, my personal interest has always been Gandhi and Jinnah. So Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah, I would always love to understand. Peek into their Because both were barristers, both studied from London, both had a legal background. I also went to UK. I also studied legal aspects of the British techniques. Mentally having non-violence currently is referred as law and order. So long as law and order is maintained, nothing is crime. Mahatma Gandhi makes sure that his non-violent rallies, protests, all the other activities are non-violent. He has been referring every non-violent activity in the legal term of today. He was maintaining law and order. True. आज की डेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पर वही प्रोटेस्टर्स जेल भी जाते हैं, भले नॉन वायलेंटली करे या कैसे भी करे. Section 144 is referred to not maintaining the law and order, and that's why you cannot assemble together. वो शायद तभी एग्जिस्ट करता था, नहीं करता था, उनके डेफिनेशन में वो जानने वाली एक चीज़ है. प्रोटेस्ट तो हर जगह ग्लोबली नॉन वायलेंटली हो रहे होते हैं. तो उनके सिचुएशन में और बाकियों के सिचुएशन में द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टू बी मेंटेन्ड in the name of non-violence is a very interesting topic. और अभी तो बहुत सारे न्यूज़ और मूवीज़ ने भी हाईलाइट करना शुरू कर दिया है कि मोस्ट ऑफ देम डिडंट एक्सेप्ट हिज वे ऑफ नॉन वायलेंस. मेरे ख्याल से ये कोलकाता फाइल्स है, नहीं सॉरी बंगाल फाइल्स, उसमें तो अपफ्रंटली पूरा सिचुएशन क्रिएट करके बोल दिया गया कि ही वॉज रॉन्ग. So, who was right at that time? Because these were being referred as father of the nations. But ultimately, the separation or the independence was only on the lines of British. British father हुए या ये दोनों father हुए, वो एक situation study करने वाली चीज़ है कि prospective wise who is correct or who was wrong. Nobody knows what happened in the back door. Again, all of that is again a very much a logical understanding of your personal perspective. और हर चीज़ के एविडेंस भी होंगे, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी है. नहीं, उन्हीं में बोलना चाह रहे, जैसे आपने बोला वो आरुषि तलवार के केस में क्लोज डोर में जो बैठे थे उनको पता होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, फिर बाद में नैरेटिव्स बिल्ड हुए होंगे उस पे. Which is exactly what is not happening for current cases. It has been happening since ages. The back-to-back movies which has come this year is exposing only those kind of perspectives. Yeah, very true. यहाँ तक कि मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन है बॉम्बे में, आरे नाम से, आरे कॉलोनी के नाम से, फॉरेस्ट, मैंने उसमें, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे वहाँ के गांव वाले थे और जो बहुत सारे लोकल रेजिडेंट थे, उनकी क्राइम्स वो लोग लेके आ रहे थे. कोविड में पुलिस और कोर्ट वर एज गुड एज नॉट ऑपरेशनल. तो मैं केसेस जो भी बैठ के देख सकते हैं बिना ये लीगल प्रोसीडिंग्स के, वो हम चेक कर रहे थे. करते करते एक पैटर्न दिख गया. एंड बिकॉज मेरा प्रोफेशन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट का है, क्राइम एक्सपर्ट का है, एंड माई कंपनी इज ऑल्सो ऑफ दैट काइंड, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरीथिंग लिंक्स टू क्राइम. आई स्टार्टेड डिगिंग बैक. 20 सेंचुरी से 19 पे पहुंचा, 19 से 18 पे पहुंचा. सो आई हैव 3 सेंचुरीज के डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द सेम लोकेशन. द सिचुएशन ऑफ मिल्क पाउडर्स,
the situation of having A1 and A2 milk, cow milk, and the situation of something called Bombay Cave Temple Commission, ये सारी रिसर्च एक ही लोकेशन से मेरे हाथ में आई. उसके मैंने अप्रोप्रिएट केसेस भी फाइल किए, उसको शट डाउन भी कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बिकॉज एज पर इंडियन लॉ 1 crime 1 केस. अच्छा. बट ऑर्गेनाइज क्राइम जो एक एस्पेक्ट है उसमें मल्टीपल क्राइम्स को एक साथ देख के उसका एक वेब बनाता है और वो एक क्राइम होना चाहिए है. सो कलेक्टिव क्राइम्स इज रिफर्ड एज ऑर्गेनाइज क्राइम, बट दैट इज अगेन नॉट अ लॉजिकल एस्पेक्ट इन द करंट डेट. अब वहाँ पे मुझे 15-20 क्राइम्स मिले हैं. उन 15-20 क्राइम को मुझे 5 कैटेगरीज में मैंने इसको अलग किया. उन 5 क्राइम के हिसाब से मैंने 5 अलग अलग कैटेगरीज की प्रेयर्स बनाई. तो हर कैटेगरी में अगर 2-2, 3-3 प्रेयर भी डालूं तो वो भी 10-15 प्रेयर्स होगी. उसको नाम दे देगा कि इट इज़ ओमनीबस इन नेचर. अब मुझे वो सारे केसेस को एक एक करके मुझे फाइल करना पड़ रहा है. So the issue comes with the interest and acceptability of the decision maker But or it the doesn't listener. make sense ना, मतलब एक केस Nothing makes sense. The reason you have zillion number of cases pending is because of this as well. अब अगर आपके नाम पे जितने भी बैंक अकाउंट है वो पैन कार्ड से लिंक्ड है, हाँ, तो आपको आपकी नेटवर्थ जाननी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो सारे के बैंक अकाउंट्स की कलेक्टिव अमाउंट करके वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितना टैक्स भरा नहीं भरा. व्हाई इज दैट नॉट इन द क्रिमिनल केसेस व्हेन यू कैन डायरेक्टली सी द क्रिमिनल पैटर्न कि ये आदमी या ये पर्टिकुलर लोकेशन में इसी टाइप के क्राइम बार बार हो रहे हैं या इसी टाइप के क्राइम के 3-4 कैटेगरीज दिख रही है. तो इट नीड्स टू बी हैंडल टुगेदर. हाउ कैन यू हैंडल वन एट अ टाइम? ये कैसे आएगा? जुडिशियल रिफॉर्म से. दिस हैज कम अप विथ प्रोसीजरल एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बट the acceptability and the calculation of attaching everything together that will take a lot of time. For example, जब आप सर्जरी कर रहे हो एक ऑपरेशन थिएटर में, उसमें बस एक आदमी नहीं है जो सर्जरी कर रहा है, उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के हैं. कोई एनेस्थीसिस है, कोई ब्लड प्रेशर देख रहा है, कोई बस टूल्स दे रहा है, या कोई बस ये खून देख रहा है, कोई एक हेल्पर है जो भाग के सी चीज़ें ला रहा है. देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज टुगेदर. व्हेन क्राइम इज बीन हैंडल्ड, he has only one investigating officer. But when surgery is being handled, they have multiple investigating officers. Because everyone has been given a task कि इस body में ये चीज़ें हो सकती है complications में. So they have already been prepared. But that same aspect doesn't happen for the criminal justice system. इसीलिए स्लो हो जाता है. स्लो भी हो जाता है. द डिसीजन मेकर्स ओनली डोंट वांट टू लेट अ पर्टिकुलर लोकेशन हैव ऑपरेशन इन थिएटर, कि आप सारे केसेस को कंबाइन कर सकते हो, विच इज एग्जैक्टली व्हाट द यूनाइटेड नेशन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ऑल्सो ऑल अबाउट. उसमें एफिशिएंसी भी आएगी. हाँ, I mean it has to be so the logic of transnational organized crime was basically this: human trafficking and arms and ammunition smuggling. They primarily फंड टेररिज्म. सेक्स स्लेव्स हो या एक बच्चों और औरतों का स्लेवरी हो या ट्रैफिकिंग हो, दैट इज द प्राइमरी मोटिव फॉर फंडिंग एक्टिविटीज ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को भी ऐड किया गया. तो ये 3 क्राइम आर सपोज टू बी हैंडल्ड कलेक्टिवली. Same thing comes for local situation as well. So it goes from up to bottom. So the top to bottom situation, once that starts coming into picture, that's when things get into a reformation. तो ऊपर की साइड से वो शुरू हो चुका है. नीचे आते आते वो जैसे उनको लगा कि हाँ इतने टीम्स अवेलेबल है, इसको हम ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
तब वो शुरू होगा, अभी बिकॉज इवन दे नीड मैन पावर. करेक्ट. अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैम्पेंट है. रैम्पेंट तो नहीं है, और रैम्पेंट करने वाले भी सुपीरियर अथॉरिटीज़ है. अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ मल्टीपल टर्म्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन स्मगलिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड माइग्रेंट स्मगलिंग. सारे टर्म्स अलग अलग क्या है. है माइग्रेंट इन पर्सन, तो जब आप बोल रहे हो ह्यूमन स्मगलिंग तो आपका कंसेंट है. कंसेंट है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपका कंसेंट नहीं है. अब कौन डिसाइड करेगा कि उस लड़की या उस बच्चे के कंसेंट था या नहीं था. ह्यूमन स्मगलिंग इज नॉट इवन अ टर्म दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. लॉ तो दूर की बात, बड़ी होता है, पर यूएन ने इन टर्म्स को क्रिएट कर दिया है. तो इंटरनेशनली XYZ activity is been put up under human smuggling. India will consider as a human trafficking. वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहीं पे केस फिर गायब. अच्छा. ये मैं एग्जांपल सही लूँगा. जब ये केरला के नर्सेस वाले जो केसेस थे, जो that is been referred as human smuggling. हाँ. Because when they were being transported from one country to another, they were in consent. But the moment they realize that this is not what I consented for, they were being returned back, few of them, whoever managed to, under human trafficking. But again, it's a very subjective situation. Who is going to be accepting the consent or not accepting the consent, and the story behind that consent. एनालाइज करना पड़ेगा उसको पूरा. एनालाइज हमें नहीं, वो ऑफिसर को समझ में आना चाहिए. उसको आ गया, जैसे आपने अगर वो मूवी देखी थी, एक और 2-3 और भी मूवीज थी, दे मैनेज टू रीच द काउंसिलेट. दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और दैट पर्टिकुलर ऑफिसर अंडरस्टूड in flick of a second, or in flick of those few minutes or seconds that person had, that lady had, तो वो बच गई वो. अभी अगर उसको नहीं पता होता या उसको नहीं समझ होती, तो वो तो फिर जाती है वापस से रिटर्न. आई थिंक इट वाज जॉन इब्राहिम्स मूवी, ऑल्दो आई कैन मे बी. तो उसमें वो ऑफिसर था, उसने बोला पीछे के गेट से आ जाओ, मैं खोल रहा हूँ. वो अंदर आ गई, उसके बाद काम शुरू हुआ ना अथॉरिटीज़ का. पर शुरू तो वो एक ही आदमी था. कंसेंट समझना, या वो पर्टिकुलर फीलिंग समझना, या जो भी क्रिमिनल इंटेंशन है वो समझना. जजमेंट अच्छा किया. सो व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, वी हैव फ्यू सेकेंड्स टू थिंक, अंडरस्टैंड, make our own plan of action or the strategy, and then implement it as well. That is why all these lie detectors and all those machineries, that is not applicable for criminal psychology or terrorist psychology. क्योंकि टाइम ही नहीं है. यहाँ पे जज ऊपर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि अपने क्लाइंट को पूछो कि क्या करना है. Or if the victim himself or herself is arguing the matter, there is a direct conversation that is happening. उसी सेकंड में आपको हाँ ना बोलना है, और वो हाँ ना के बेसिस पे ही जज डिसाइड करके केस को ख़त्म कर देगा या और आगे चलाएगा. सो देयर आर वेरी फ्यू सेकंड. सेम गोज विद सर्जन्स एज वेल. खून अचानक ऊपर आ गया, वो सर्जरी कैसे करेगा? अगर ब्लड प्रेशर नीचे करने वाला कोई आदमी नहीं है, कोई दूसरा डॉक्टर या नर्स नहीं है, तो नीचे ही नहीं जाएगा खून, तो वहाँ पे तो काम ख़त्म हो गया. So similarly, when in policing authorities or the judiciary authorities, when they don't have a particular person to lower down the blood pressure, they cannot investigate. So we come into that particular scope of work. Because we can understand the psychology as well and the legal aspects as well. Lawyers don't work as per psychology or as per psychologist, and psychologists don't work as per lawyers. So, as criminologists or any profession who is in the discipline of crime studies, we have a balance between both of them. We are psychologists as well and we are lawyers as well, because they cannot operate without a bridging gap. So we are those bridging gap for them.
कि नॉन लीगल लैंग्वेज को लीगल कन्वर्ट करते हैं, लीगल लैंग्वेज को नॉन लीगल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि एविडेंस और जो डेटा है, इंफॉर्मेशन जो है केस की, वो तो विक्टिम ही देने वाला है। तो वो जब तक नहीं देगा तब तक केस ही नहीं बढ़ेगा। अब कौन से इंफॉर्मेशन को एविडेंस में कन्वर्ट करना है या एविडेंस में उसको सबमिट करना है, दैट बिकम्स अ मोमेंट ऑफ जजमेंट अगेन। सो दैट इज द एरिया दैट वी फोकस। कुछ कोर्सेज होते हैं क्रिमिनोलॉजी के इंडिया में या फिर अब तो बहुत शुरू हो गए अभी, ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑफ माई सेटिस्फैक्शन, बट देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, लॉट ऑफ कॉलेजेस, डिग्रीज एंड कोर्सेज, एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड सिंस पास्ट 5-6 years. It becomes too modest to get into, but I can still take one of the smallest contribution of my efforts, because I started crime education lectures about 16-17 years ago in India, when it was nowhere close to it. Even till today, if you put on Google what perspectives are after completing a degree of criminology, it will not show business globally. It's always going to be showing you can get into law enforcement or a prison enforcement, और बाकी सारे job related ही आएंगे. I've been running a business in the name of Crimophobia since 17 years, which I'll finish in couple of months, and we have been extremely ethical by taking mostly close to 100% only victim cases. We also have lapse of judgment sometimes, and then we stop the case midway, because there were certain situations in which even we were assuming कि ये background का इंसान ये crime नहीं कर सकता, पर बाद में वो बोलते ना कि झूठ नहीं छिपा सकते, विक्टिम प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं विक्टिम हूँ। हाँ, तो अब एक लॉस ऑफ जजमेंट तो सबकी होती है, तो उस सिचुएशन में हमारे साथ भी हो चुका है, पर एज अ कॉन्शियस डिसीजन वी ऑल्सो टेक अ बैक स्टेप, और हम फिर केस को वहीं पे रोक देते हैं हमारी साइड से। उनका चलता रहे, वो जिनको जो करना है कर ले, बट अल्टीमेटली जितना बेनिफिट वो ले सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि हम केस हैंडल करें तो हमें पता कि कहाँ पे रोक सकते हैं, तो वो ही विल बी इन दैट सिचुएशन. So that scenario has happened for us. Most of that has happened with certain cases which no one globally could have thought कि ये background का इंसान crime कर सकता है. एक दो cases में they were victims, but then they got into a compromise without our information. So we stopped the case on those situations as well. कि उसको कोर्ट की जगह पे बाहर ही उसका कंपेंसेशन उसको मिल गया क्रिमिनल से, विदाउट बीइंग, कई बार हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, कई बार इन्फॉर्म भी किया, तो वो सिचुएशन, बिकॉज जस्टिस एज पर द विक्टिम एंड जस्टिस विच इज बीन गिवन बाय द कोर्ट आर ऑलवेज डिफरेंट. सो वी यूजुअली आस्क आवर विक्टिम्स कि व्हाट डू यू वांट एज जस्टिस, not what the court is going to be giving you. कोर्ट प्रोसीडिंग में तो उसको प्रेज लिखा जाता है पिटिशन में एंड में, बट वो प्रेज अगेन इट इज सब्जेक्टिव एज पर द जज. बट अगेन दोज प्रेज यू हैव टू राइट इट नाउ विदाउट नोइंग कि इफ दोज प्रेज आर गोना बी मेकिंग एनी सेंस टू यू आफ्टर 10-50 years. अच्छा, कि 10 साल केस चलेगा या 50 साल केस चलेगा, आपको क्या पता. पर आंसर तो प्रेज का वही मिलने वाला है, आपको जस्टिस तो वही मिलने वाला जो आपकी प्रेज लिखी है, वो चेंज नहीं हो सकती. पर वो आपके लिए प्रेज थी 10-20 साल पहले, आज की डेट में उसका कोई सेंस ही नहीं है. सो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज बीन रिफर्ड, बट अल्टीमेटली इट इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि वो विक्टिम को फील हुआ कि चलो कुछ तो मिला मुझे. Well, thank you so much. Most Lot of welcome. information. It was very informative, as well as so many cases that we decode. And all the best. Thank you so much for. Thanks a lot for coming all the way from Hyderabad to Mumbai, and I'm glad that you're taking the initiative of understanding different topics. All the best for your podcast and future podcasts as well. Thank you a so lot. much. It was great to have you on the show.